विद्यार्थियों, स्वागत है आपका प्रकाश क्लासेस में। मैं रविंद्र गंगवार। आज तीसरा क्लास है आपका सीडीपी का, और पिछले दो क्लासों में हमने आपको बताया था मनोविज्ञान क्या है, मनोविज्ञान का इतिहास क्या है और मनोविज्ञान के संप्रदाय। ये हमारा हो गया था। आज का हमारा जो चैप्टर है वो है शिक्षा मनोविज्ञान, यानी कि शिक्षा मनोविज्ञान क्या है। जो लोग कंटिन्यू चैनल को देख रहे हैं तो वो वीडियो को शेयर कर दिया करें, और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और बिना समय गंवाए हुए हम शुरू करते हैं शिक्षा मनोविज्ञान। शिक्षा मनोविज्ञान क्या है, इससे पहले हमने इस शब्द की व्याख्या पूरी तरह से पढ़ ली थी कि मनोविज्ञान क्या है। साइकी प्लस लोगस दो शब्दों से मिलकर बना है, और पूरी डिटेल हमने मनोविज्ञान की पढ़ ली थी, मनोविज्ञान का इतिहास। अब हम बात करते हैं शिक्षा की। शिक्षा क्या है, हिंदी का शब्द है, और शिक्ष धातु में आ प्रत्यय लगाने से बना है। आ प्रत्यय लगाने से बना है। शिक्ष धातु में आ प्रत्यय लगाने से बना है शिक्षा। ठीक है। शिक्षा को अगर हम अंग्रेजी में कहते हैं तो कहते हैं एजुकेशन। एजुकेशन कहते हैं अंग्रेजी में। ठीक है। और ये अंग्रेजी का शब्द एजुकेशन है, ये हमारा लैटिन भाषा के 3 शब्द हैं। लैटिन भाषा के 3 शब्द हैं, जिसमें हमारे 3 शब्द कौन कौन से हैं। एक है एजुकेयर या एजुकेटम, लिख लो एजुकेटम। दूसरा है एजुकेयर, और तीसरा है एजुसियर। बेसिक चीज़ है, इसलिए थोड़ा सा बता दें आपको, जिससे कि आगे आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। बहुत से लोग जुड़े हुए होंगे तो उन्हें नहीं पता लगता है कि ये क्या चीज़ है, तो हम बता दें। जो हमारा एजुकेटम है, इसे हम कहते हैं द एक्ट ऑफ टीचिंग। द एक्ट ऑफ टीचिंग। द एक्ट ऑफ टीचिंग मतलब शिक्षण कार्य से इसका अर्थ लगाया जाता है। शिक्षण कार्य से, यानी जो शिक्षण कार्य हमारा हो रहा है वो शिक्षा के अंतर्गत आता है। ठीक है। तो एजुकेटम का अर्थ हो गया द एक्ट ऑफ टीचिंग, यानी कि शिक्षण कार्य। अगर हम दूसरे की बात करें तो इसका मतलब है एजुकेयर का टू एजुकेट। टू एजुकेट यानी कि शिक्षित करना। शिक्षित करना। अगर हम किसी को शिक्षित कर रहे हैं तो इसका मतलब उसे हम शिक्षा दे रहे हैं। ठीक है। और एजुसियर का मतलब है हमारा टू लीड आउट। टू लीड आउट। टू लीड आउट मतलब पथ प्रदर्शन करना, या हमारी जो अंतर्निहित शक्तियां हैं उन्हें बाहर निकालना। लीड आउट बाहर निकालना, पथ प्रदर्शन करना। पथ प्रदर्शन करना, या हम कहते हैं अंतर्निहित शक्तियों को बाहर निकालना। तो ये 3 शब्द हैं, एजुकेटम, द एक्ट ऑफ टीचिंग यानी शिक्षण कार्य, और दूसरा है हमारा सीखना। शिक्षण कार्य कह सकते हैं, या सीखना और सिखाना कह सकते हैं। और दूसरा शब्द है हमारा एजुकेयर, टू एजुकेट यानी कि शिक्षित करना या विकसित करना बालक को। और तीसरा शब्द है हमारा एजुसियर, जिसका मतलब है टू एजुकेट यानी कि पथ प्रदर्शन करना या अंतर्निहित शक्तियों को बाहर निकालना। तो ये हमारा शिक्षा का शाब्दिक अर्थ हो गया। ये सब हमारा किस में जाता है, शाब्दिक अर्थ में। शाब्दिक अर्थ, ये शिक्षा का शाब्दिक अर्थ बोला जाता है। चाहे आप हिंदी में कह लें शिक्ष धातु में आप प्रत्यय लगाने से बना है, चाहे फिर अंग्रेजी के एजुकेशन शब्द में चले जाएं, फिर लैटिन भाषा के 3 शब्द में चले जाएं। ये सब हमारा शिक्षा का शाब्दिक अर्थ है। हम दूसरे अर्थ पर पहुंचते हैं, जो है संकुचित अर्थ। संकुचित अर्थ। शिक्षा का जो संकुचित अर्थ है वो हमारा लिया जाता है स्कूली शिक्षा से। स्कूली शिक्षा से, या हम कह लें औपचारिक शिक्षा से। औपचारिक शिक्षा से, फॉर्मल एजुकेशन से। औपचारिक शिक्षा क्या मतलब होता है इसका? स्कूली शिक्षा का मतलब है, यानी कि कौन कौन होगा, शिक्षक होगा, विद्यार्थी होगा, स्कूल विद्यालय होगा, और पाठ्यक्रम होगा। पढ़ाने के लिए पाठ्यक्रम होगा। सारी चीज़ें निश्चित होंगी। पढ़ने का स्थान निश्चित है, विद्यालय होगा, पढ़ाने वाला शिक्षक होगा, जो चीज़ पढ़ाई जाएगी उसे हम पाठ्यक्रम, करिकुलम या पाठचर्या कहते हैं, और
पढ़ने वाला होगा वह विद्यार्थी होगा। सारी चीज़ें निश्चित होंगी, समय निश्चित होगा कि हमें कितने समय पढ़ना है, ये हमारा निश्चित है। पढ़ाने वाला निश्चित है, पढ़ने वाला निश्चित है। जो विद्यार्थी निश्चित किए गए हैं उन्हीं को पढ़ाया जाएगा, उसके अलावा किसी और विद्यार्थी को नहीं पढ़ाया जा सकता है। जिस क्लास का पाठ्यक्रम है वही पढ़ाया जाता है। अगर मान लो आपका ये यूपी टेट का पाठ्यक्रम है तो यूपी टेट का ही पाठ्यक्रम पढ़ाया जाएगा, इसके अलावा और चीज़ नहीं पढ़ाई जाएगी। पढ़ने का स्थान है आपका कोचिंग संस्थान है या फिर विद्यालय है या आप ऑनलाइन पढ़ रहे हो तो जहाँ पर जो चीज़ मिलेगी आपको वहीं से आप पढ़ सकते हो। ये सब आपका समय इसमें निश्चित होता है, एक निश्चित टाइम टेबल होता है, बना हुआ होता है किस समय पर कौन टीचर आएगा और क्या पढ़ाएगा। तो इसे हम औपचारिक शिक्षा भी इसी को हम कहते हैं, या फिर शिक्षा का संकुचित अर्थ होता है। ठीक है, तीसरा है हमारा, तीसरा हम इधर बात किए ले रहे हैं विस्तृत अर्थ या व्यापक अर्थ। व्यापक अर्थ, व्यापक अर्थ में क्या आता है हमारा, ये हमारा जन्म से मृत्यु तक, जन्म से मृत्यु तक चलने वाली प्रक्रिया हमारी आती है व्यापक अर्थ में। बच्चा जब से जन्म लेता है और मृत्यु तक कुछ ना कुछ सीखता रहता है, इसे हम अनौपचारिक शिक्षा भी कहते हैं। अनौपचारिक शिक्षा यही हमारी होती है कि हमें किसी टाइम टेबल की ज़रूरत नहीं होती है, किसी शिक्षक की ज़रूरत नहीं होती है, हम कहीं पर कुछ भी सीख सकते हैं। मान लीजिए कभी हम खाना खाते खाते सीख लेते हैं, सोते वक्त सीख लेते हैं, जागते सीख लेते हैं, चलते फिरते सीख लेते हैं, हम घर से स्कूल जा रहे हैं तब हम सीखते हुए जाते हैं, स्कूल से घर आते हैं तब भी सीखते हुए आते हैं। तो किसी एक निश्चित स्थान पर सीखना निश्चित नहीं है, इसमें हम कोई भी टाइम टेबल निश्चित नहीं है, कोई भी समय निश्चित नहीं है, हम कहीं पर कुछ भी सीख सकते हैं। ये हमारा कहलाता है शिक्षा का व्यापक अर्थ, जो चलती है हमारी जन्म से मृत्यु तक चलने वाली प्रक्रिया है। इसके साथ साथ और दो एक चीज़ें हैं वो हम बता रहे हैं। शिक्षा एक द्विमुखी प्रक्रिया है। द्विमुखी प्रक्रिया है, खूब पूछा जाता है। शिक्षा एक द्विमुखी प्रक्रिया है। ठीक है, पहली बात तो है शिक्षा एक द्विमुखी प्रक्रिया है। ये बात किसने कही थी, तो ये बात कही थी एडम्स ने। किसने कही थी, एडम्स ने कही थी, और इसका समर्थन करने वाले थे जे.एस. रॉस। ठीक है, जे.एस. रॉस। शिक्षा एक द्विमुखी प्रक्रिया है, इसका मतलब क्या है कि शिक्षा के दो पोल हैं, डाइपोलर प्रोसेस है, तो इसके दो पोल हैं, एक है शिक्षार्थी और एक है शिक्षक, या हम कह लें एक है शिक्षक और दूसरा है शिक्षार्थी। एक बोलता है, दूसरा सुनता है, एक प्रश्न करता है, दूसरा उत्तर देता है। तो इसे हम बोलते हैं कि द्विमुखी प्रक्रिया है, यानी कि इसके दो पोल हैं, एक है विद्यार्थी और दूसरा है शिक्षक या अध्यापक। ठीक है, तो इसके अंतर्गत इसे किसने बताया था, एडम्स ने बताया था और जे.एस. रॉस ने इसका समर्थन किया था। ये दो नाम इसमें आते हैं द्विमुखी प्रक्रिया में। और अगली चीज़ इसमें आती है, शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया है। त्रिमुखी कह लें या त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है, ट्राइपोलर प्रोसेस प्रक्रिया है। ठीक है, अब द्विमुखी में शिक्षक और शिक्षार्थी आते थे और त्रिमुखी प्रक्रिया में क्या चीज़ एक बढ़ जाती है, हम उसकी बात करेंगे। तो इसमें एक तो शिक्षक है, दूसरा शिक्षार्थी है। समस्या ये है कि शिक्षक पढ़ेगा और शिक्षक पढ़ाएगा और शिक्षार्थी पढ़ेगा, लेकिन क्या ये प्रश्न पूछेगा ये उत्तर देगा, या ये प्रश्न पूछेगा तो ये उत्तर देगा, लेकिन किसके संबंध में, ये बात आ जाती है। तो वो तीसरी चीज़ लाई गई इसमें, पाठ्यक्रम। तीसरी चीज़ क्या लाई गई, पाठ्यक्रम, कि भैया पाठ्यक्रम एक निश्चित होगा, उसी पर हम बात करेंगे। जैसे यूपी टेट का पाठ्यक्रम निश्चित है, तो यूपी टेट के पाठ्यक्रम में इतनी चीज़ें हैं, हमें इतनी चीज़ें ही पढ़ने हैं, हम बातचीत करेंगे, वार्तालाप करेंगे। अगर हम एक प्रश्न करेंगे तो वो प्रश्न हमारा उसी से रिलेटेड होना चाहिए, हम उसी पर चर्चा करेंगे, इसके अलावा चर्चा नहीं करेंगे। तो पाठ्यक्रम की आवश्यकता महसूस की गई, तब ये पाठ्यक्रम हमारा इसमें शामिल किया गया। शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम, ये हमारा कहलाता है त्रिमुखी प्रक्रिया। और ये कौन लाया था, जॉन डीवी का नाम इसमें आता है, जॉन डीवी। ठीक है, और समर्थन के रूप में हम कह लें रायबर्न ने इसका समर्थन किया था कि द्विमुखी ना होकर शिक्षा की प्रक्रिया त्रिमुखी होना चाहिए, त्रिध्रुवीय होना चाहिए। उसमें तीन पोल होना चाहिए। पहला पोल है अगर शिक्षक, दूसरा पोल है शिक्षार्थी जो पहले से निश्चित है, और तीसरा पोल उसमें होना चाहिए पाठ्यक्रम की। अगर बातचीत या चर्चा की जाए तो किस पे की जाए। अब हम बात कर लेते हैं परिभाषाओं की। परिभाषाएं,
अगर हम प्राचीन काल से चलते हैं तो प्राचीन काल में जो आदि गुरु शंकराचार्य थे, उन्होंने शिक्षा की परिभाषा दी थी कि सा विद्या या विमुक्ति, अर्थात विद्या वही है जो मुक्ति दिलाए। हमारी जो वैदिक कालीन शिक्षा थी उसका उद्देश्य भी यही था कि विद्या वही है जो हमें मुक्ति दिलाए। इसके बाद में हमारी बौद्ध कालीन शिक्षा आई, फिर मुस्लिम कालीन शिक्षा आई, तो लगातार उद्देश्य बदलते हुए चले गए और वर्तमान शिक्षा का उद्देश्य है कि बालक का चौमुखी विकास, ओवरऑल डेवलपमेंट। तो ये सारी चीज़ें थी। इसके बाद में अगर हम परिभाषाओं की बात करें तो एक महात्मा गांधी की परिभाषा है, अच्छी परिभाषा महात्मा गांधी ने दी थी कि शिक्षा से मेरा अभिप्राय बालक तथा मनुष्य के शरीर, मन और आत्मा के सर्वोत्तम एवं सर्वांगीण विकास से है। किससे? मन, बालक के शरीर, मन और आत्मा, शरीर, मन और आत्मा के सर्वोत्तम और सर्वांगीण विकास से है। ये परिभाषा किसकी है? महात्मा गांधी की। ठीक है। इसके बाद एक परिभाषा अरस्तु की है कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण होता है, अरस्तु की परिभाषा है। ठीक है। बहुत रविन्द्रनाथ टैगोर की परिभाषा है कि शिक्षा का अभिप्राय बालक को इस योग्य बनाना है कि वह शाश्वत सत्य की खोज कर सके, उसे अपना बना सके और उसे अभिव्यक्त भी कर सके। ठीक है। ये रविन्द्रनाथ टैगोर की परिभाषा है। अगर हम विवेकानंद की बात करें तो विवेकानंद ने परिभाषा दी थी कि बालक की अंतर्निहित शक्तियों को बाहर निकालना ही शिक्षा है। तो ये परिभाषाओं के अंतर्गत आ जाता है। ठीक है। अब इसके बाद में हम बात कर लेते हैं मुख्य रूप से शिक्षा मनोविज्ञान की। अब हम बात करते हैं शिक्षा मनोविज्ञान की और शिक्षा मनोविज्ञान के इतिहास की। तो अगर शिक्षा मनोविज्ञान के इतिहास की बात करते हैं तो सबसे पहले नाम आता है रूसो का। रूसो, ये नए रूसो नहीं है, वही रूसो हैं जो हमने पढ़े थे प्रकृतिवाद में। ठीक है, कि शिक्षक कुछ नहीं होता है, जो कुछ है प्रकृति है। बालक की शिक्षक जो है वो कौन है? प्रकृति है। बालक को फ्री छोड़ देना चाहिए, उसे का जो मन हो उसे वही करना चाहिए, उस पर बोझ नहीं डालना चाहिए। ये वही रूसो हैं जिनकी बहुत प्रसिद्ध हुई थी नेगेटिव एजुकेशन, नकारात्मक शिक्षा। नकारात्मक शिक्षा सुनी होगी। नकारात्मक शिक्षा का मतलब यही है कि बालक पर शिक्षा थोपनी नहीं चाहिए, बालक का जो मन है वो करने दिया जाना चाहिए। तो वही ये रूसो हैं। अब इनका शिक्षा मनोविज्ञान से क्या लेना देना है? तो हम ये मानते हैं कि प्रारंभ में जो बालक को स्वतंत्रता देना या बाल केंद्रित शिक्षा का उदय, बाल केंद्रित शिक्षा, बाल केंद्रित शिक्षा का उदय, शिक्षा का उदय कहाँ से हुआ है? ये रूसो के समय से ही हुआ है, या इनके प्रयासों से ही बाल केंद्रित शिक्षा की जो अवधारणा आई है, या उदय कह लें, या बाल केंद्रित शिक्षा की अवधारणा जो आई है वो यहीं से आई है। कहाँ से? रूसो के समय से। तो इसलिए रूसो को पहला शिक्षा मनोवैज्ञानिक कह सकते हैं। पहला शिक्षा मनोवैज्ञानिक हम कह सकते हैं। ठीक है। हालांकि थॉर्नडाइक को प्रथम शिक्षा मनोवैज्ञानिक हम मानते हैं, वो औपचारिक रूप से मानते हैं, उन्होंने एक विषय के रूप में शिक्षा मनोविज्ञान को लाया है, लेकिन पहला शिक्षा मनोवैज्ञानिक हम रूसो को कह सकते हैं। ठीक है। अब हम दूसरे की बात करते हैं जिसमें कि आता है 1889, ठीक, 1889 की जब बात आती है तो एक नाम आता है स्टैनले हॉल। याद आ गया होगा। किशोरावस्था, बड़े ही संघर्ष, तूफान एवं दबाव की अवस्था है। ठीक है। तो वही स्टैनले हॉल हैं जिन्हें बाल विकास का जनक कहा जाता है। ये वही स्टैनले हॉल हैं जिन्होंने 1889 में शिक्षा मनोवैज्ञानिक की औपचारिक आधारशिला रखी थी। शिक्षा मनोविज्ञान की औपचारिक आधारशिला रखने का श्रेय किसे जाता है? स्टैनले हॉल को। अगर बाल विकास का जनक माना जाता है तो वो भी स्टैनले हॉल को जाता है। किशोरावस्था पर सबसे अधिक कार्य करने वाला अगर मनोवैज्ञानिक है तो वह है स्टैनले हॉल। ठीक है। संघर्ष एवं तूफान की अवस्था कहने वाले कौन है? स्टैनले हॉल। ये सारे शब्द जो हैं स्टैनले हॉल से जुड़े हुए हैं। तो इनका शिक्षा मनोविज्ञान में इतना काम है कि 1889 में इन्होंने शिक्षा मनोविज्ञान की औपचारिक आधारशिला रखी थी। ये अनौपचारिक चीज़ थी और ये क्या है? एक औपचारिक चीज़ आ गई। शिक्षा मनोविज्ञान की आधारशिला इन्होंने औपचारिक रूप से रखी थी। तीसरी चीज़ जो आती है वो आती है 1900 ईस्वी में, यानी कि 1889 के बाद 1900 ईस्वी में आती है मनोविश्लेषणवाद।
मनोविश्लेषणवाद, जिसकी कि हमने दूसरे वीडियो में चर्चा की थी, जिसमें बताए थे संप्रदाय। तो ये भी संप्रदाय है मनोविश्लेषणवाद। कौन थे इसके जनक? इसके जनक थे सिगमंड फ्राइड। तो सिगमंड फ्राइड ने क्या किया था, 1900 में मनोविश्लेषणवाद के लोग जो है शिक्षा मनोविज्ञान की शुरुआत करने के लिए जाने जाते हैं। इन्होंने शिक्षा मनोविज्ञान की शुरुआत की थी। शिक्षा मनोविज्ञान की शुरुआत की थी। 3 बातें हो गई हमारी। एक, रूसो, जिन्हें जनक माना जाता है बाल केंद्रित शिक्षा के उदय का या अवधारणा देने का, ठीक है। और दूसरी चीज़ है हमारी 1889 में स्टैनले हॉल आए थे, जिन्होंने शिक्षा मनोविज्ञान की औपचारिक आधारशिला प्रस्तुत की थी। और लास्ट में हमारा जो चौथा नाम आता है 1920 में थॉर्नडाइक। एक नाम आता है थॉर्नडाइक, नाम सुना होगा। प्रयोग, थॉर्नडाइक का प्रयोग किस पे था? बिल्ली पर प्रयोग किया था थॉर्नडाइक ने। व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक हैं थॉर्नडाइक, इन्होंने बिल्ली पर प्रयोग किया था। और 1920 में थॉर्नडाइक ने क्या घोषणा की थी कि वास्तविक शुरुआत एक विषय के रूप में शिक्षा मनोविज्ञान की वास्तविक शुरुआत एक विषय के रूप में की। यानी कि 1990 में थॉर्नडाइक ने शिक्षा मनोविज्ञान की वास्तविक शुरुआत एक विषय के रूप में की। इसीलिए हम थॉर्नडाइक को क्या कहते हैं? प्रथम या शिक्षा मनोविज्ञान का जनक कहते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान का जनक कहते हैं हम किसे? थॉर्नडाइक को। या हम कहें प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक। ये भी हम किसे कहते हैं? थॉर्नडाइक को, मनोवैज्ञानिक। प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक या शिक्षा मनोविज्ञान का जनक हम किसे कहते हैं? थॉर्नडाइक को। तो इतिहास की ये महत्वपूर्ण बातें थीं रूसो से लेकर और थॉर्नडाइक तक। हमारी बिल्कुल शुरुआत जो शिक्षा मनोविज्ञान की हुई एक विषय के रूप में, वो हुई थी 1920 से। और करने वाले कौन थे? थॉर्नडाइक थे। इससे पहले हमारा यहाँ पर भी अलग विषय के रूप में शुरुआत नहीं हुई और यहाँ पर भी नहीं। ये बिल्कुल शुरुआत अगर हमारी कही जाए तो वो रूसो के समय से ही हो गई थी और 1920 में एक विषय के रूप में शुरुआत हो गई। इसलिए थॉर्नडाइक को शिक्षा मनोविज्ञान का जनक या प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक कहा जाता है। तो ये इतिहास की बात हो गई। अब हम दोनों में संबंध आपको बता दे रहे हैं, शिक्षा और मनोविज्ञान में क्या होता है। अब हम बात करते हैं शिक्षा और मनोविज्ञान में संबंध क्या है। शिक्षा मनोविज्ञान का हमने इतिहास पढ़ लिया है, अब शिक्षा मनोविज्ञान में क्या संबंध है इसकी बात कर लेते हैं। तो देखो, दोनों जो आधारित हैं हमारे, चाहे हम शिक्षा की बात कर लें चाहे मनोविज्ञान की बात कर लें, दोनों किस पर आधारित हैं? मानव व्यवहार पर। अब एक करता है मानव व्यवहार का अध्ययन, ठीक है। और एक करता है व्यवहार में परिवर्तन एवं परिमार्जन। बोलो भाई, कौन सी शिक्षा है इसमें और कौन सा मनोविज्ञान है? परिवर्तन एवं परिमार्जन। हाँ, कौन सा हमारा इसमें ये मनोविज्ञान है या फिर ये मनोविज्ञान है? ठीक है, हाँ, ये मनोविज्ञान है हमारा। मानव व्यवहार का अध्ययन कौन करता है? मनोविज्ञान। मानव व्यवहार का अध्ययन कौन करता है? मनोविज्ञान। और व्यवहार में परिवर्तन एवं परिमार्जन कौन करता है? शिक्षा। तो शिक्षा इधर आ गई और मनोविज्ञान इधर आ गया। अब हम बात कर लेते हैं कि दोनों में संबंध क्या है। तो हम संबंध की बात करते हैं तो अगर मनोविज्ञान देखो क्या करता है कि जो शिक्षा हमारी व्यवहार का परिवर्तन एवं परिमार्जन कर रही है उसमें शिक्षा की सहायता करता है। शिक्षा की सहायता करता है। बात हो गई क्लियर? शिक्षा की सहायता करता है किसमें? मानव व्यवहार में परिवर्तन एवं परिमार्जन करने में। और अगर हम शिक्षा की बात करें तो शिक्षा क्या करती है? शिक्षा जो है मनोविज्ञान की सहायता करती है किसमें? मानव व्यवहार के अध्ययन में। ये क्या करती है? मनोविज्ञान की सहायता करती है।
ठीक है, इतना क्लियर आपको किसी में नहीं मिलेगा, किसी बुक में ये चीज़ नहीं मिलेगी कि मनोविज्ञान, ये तो मिल जाएगा मनोविज्ञान क्या करता है, मानव व्यवहार का अध्ययन करता है, शिक्षा क्या करती है, मानव व्यवहार में परिवर्तन एवं परिमार्जन करती है। लेकिन शिक्षा मनोविज्ञान से किस प्रकार जुड़ती है, मानव व्यवहार का अध्ययन जो मनोविज्ञान कर रहा है उसमें शिक्षा क्या करती है, सहायता करती है। और शिक्षा जो है व्यवहार, मानव व्यवहार के में परिवर्तन और परिमार्जन करती है, उसमें मनोविज्ञान क्या करता है, सहायता करता है। तो ये दो चीज़ें हैं, इसे हम इस प्रकार से भी देख सकते हैं। मान लीजिएगा ये मनोविज्ञान है, ये हमारा मनोविज्ञान है, ठीक है, और दूसरी चीज़ ये हमारी शिक्षा है, ये क्या है, शिक्षा है, ठीक है, ये हमारी शिक्षा है। इधर हमारा क्या है, मानव व्यवहार का अध्ययन है, मानव व्यवहार का अध्ययन है, मानव व्यवहार का अध्ययन, मानव व्यवहार का अध्ययन है। और इधर हमारा क्या है, व्यवहार में परिवर्तन है, व्यवहार में परिवर्तन है, ये हमारा है व्यवहार में परिवर्तन है, परिवर्तन है। अगर हम शिक्षा और मनोविज्ञान दोनों को जोड़ दें, ठीक है, तो दोनों को जोड़ेंगे तो क्या अर्थ निकल के आया, शिक्षा मनोविज्ञान क्या है हमारा, जो हमारा शिक्षा मनोविज्ञान है, शिक्षा मनोविज्ञान जोड़ के बन जाता है। और इसका अर्थ हो गया कि मानव व्यवहार में परिवर्तन एवं परिमार्जन करने के लिए उसके व्यवहार का अध्ययन करना ही शिक्षा मनोविज्ञान है, ठीक है। यानी कि मानव व्यवहार में परिवर्तन करने के लिए, परिवर्तन करने के लिए मानव व्यवहार का अध्ययन करना ही शिक्षा मनोविज्ञान है, शिक्षा मनोविज्ञान है। बात क्लियर हो गई। अगर हमें मानव के व्यवहार में परिवर्तन करना है या परिमार्जन करना है तो उसके लिए उसके व्यवहार का अध्ययन करना पड़ेगा। तो इसके लिए केवल शिक्षा से काम नहीं चलता है, शिक्षा में हमें मनोविज्ञान को जोड़ना पड़ेगा। तो इसीलिए शिक्षा मनोविज्ञान की आवश्यकता पड़ी। और शिक्षा मनोविज्ञान क्या है, मानव व्यवहार में परिवर्तन एवं परिमार्जन करने के लिए मानव व्यवहार का अध्ययन है। प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक थॉर्नडाइक या शिक्षा मनोविज्ञान के जनक थॉर्नडाइक। तो यहाँ से इतने प्रश्न आते हैं शिक्षा मनोविज्ञान से संबंधित। ये सारा टॉपिक हमारा क्लियर हो गया। अब आगे हम बढ़ेंगे बाल विकास की तरफ। कल का अगला जो चैप्टर हमारा क्लास 4th होगा वो बाल विकास का होगा। तो भाई जो लोग चैनल से लगातार जुड़े हुए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। आपके साथ वाले देखें, उनका भी भला हो जाए, वो भी टेट पास हो जाएँ। तो इसलिए भाई चैनल को सपोर्ट भी कीजिएगा और जुड़े रहिएगा। धन्यवाद।